हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है हमारा मोमेंट। तो ये देख सकते हैं हमारा चैप्टर है मोमेंट का, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मोमेंट जो होता है वो हमारे पास टॉर्क होता है या फिर उसको हम टॉर्जनल इफेक्ट कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप मैट्रिक में 9th-10th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क सिंपली होता है कि कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रही है और उससे टॉर्जनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को यानी कि फोर्स के और डिस्टेंस के जो प्रोडक्ट है उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज मोमेंट। सो फ्रेंड, मोमेंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। मीन्स के किसी भी फोर्स की टेंडेंसी या सलाहियत या एबिलिटी कि वो किसी भी बॉडी को रोटेट करे अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट और एन एक्सिस, उसको हम मोमेंट कहते हैं, या फिर टॉर्क या फिर टॉर्जनल इफेक्ट। अब इसमें ये देखिए आप कि अगर हम इसकी मिसाल को समझें तो डायग्राम से एक रेंच टूल होता है हमारे पास, जिससे हम नट या बोल्ट को टाइट करते हैं। तो उसकी हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए आप, ये लेट सपोज हमारे पास एक रेंच का टूल है जिससे हम किसी भी नट या बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर दें। अब यहाँ पर इसके एंड पर जो आप जानते हैं हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बाय हैंड। ये हमारे पास कोई भी इसकी फोर्स जा रही है, यहाँ पर हमारी फोर्स F है जो कि हम हाथ से लगाए हैं। अब ये जो हमारे पास नट है एंड दिस इज अवर रेंच टूल। अब ये पॉइंट है हमारे पास O पॉइंट, जिसके अराउंड यहाँ पर हमारे पास रोटेशन हो रही है, यानी कि हमारी जो होल रोटेशन है इस फोर्स के थ्रू ये जो रोटेशन हो रही है यहाँ पर हो रही है अराउंड दिस पॉइंट O। सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ मोमेंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मोमेंट, सेंटर ऑफ मोमेंट। अब देखिए कि ये हमारे पास इस केस में इंक्लाइंड फोर्स है और हमने जान लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये जो D है ये भी हमारे पास इंक्लाइंड है, क्योंकि हमारा रेंच इंक्लाइंड है। तो इस D का हमें यानी कि वर्टिकल यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए टू रीच द पॉइंट O विच विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है अलॉन्ग F हमारे पास D sin थीटा आ जाएगा। D sin थीटा विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी अवर मोमेंट आर्म। तो इस केस में, जिस केस में हमारी फोर्स F इंक्लाइंड है, इस केस में D sin थीटा, इस D का ये कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमारे पास D sin थीटा है विच विल बी अवर मोमेंट आर्म, या ये हमारा लीवर आर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि लेट सपोज कि हमारी जो फोर्स है वो अलॉन्ग द रेंच के जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग ही यहाँ पर हमारी फोर्स लग रही है, यानी कि दोनों अलॉन्ग ही एक ही एक्सिस के थ्रू हैं। ये हमारे पास फोर्स F है। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, इस तरह केस आएगा, तो यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है कि जैसे ये हमारी फोर्स लग रही है तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा। बट जब फोर्स ही हमारी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रेंच लग रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है, देयरफॉर द मोमेंट आर्म विल बी ज़ीरो, एंड व्हेन द मोमेंट आर्म विल बी ज़ीरो देन आवर मोमेंट विल बी ज़ीरो एंड हेंस नो टर्निंग विल बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि किस तरीके से अगर हम मोमेंट की इक्वेशन देखें तो मोमेंट हम जानते हैं कि F इंटू डी। अब ये जो हमारे पास D है इसको हम मोमेंट आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो मोमेंट इज़ इक्वल टू F इंटू डी। तो जब इस केस में हमारे पास फोर्स जो है, जब इस केस में हमारे पास फोर्स अलॉन्ग द रेंच के एक्सिस है, तो इस केस में D ज़ीरो है, तो देयरफॉर आवर मोमेंट विल बी ज़ीरो, हेंस नो टर्निंग विल बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि इस केस में अगर हम फोर्स लगा भी रहे हैं तो यहाँ पर अलॉन्ग द सेंटर ऑफ मोमेंट कुछ भी रोटेशन नहीं होगी। बट इन दिस केस जब यहाँ पर हमारी फोर्स थी, तो इन दिस केस इट विल बी M इज इक्वल टू F इंटू D sin थीटा, एंड D sin थीटा विल बी अवर लीवर आर्म। M इज इक्वल टू F इंटू D sin थीटा। तो ये टू केसेस हमने यहाँ पर समझ लिए कि जब फोर्स इंक्लाइंड है तब भी हम मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। मोमेंट आर्म को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मोमेंट आर्म हमारा D इंक्लाइंड है।
और जब हमारा अलॉन्ग द एक्सिस है तो उस केस में हमारे पास ज़ीरो मोमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द ज़ीरो मोमेंट आर्म। तो फ्रेंड्स, अब जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमने देख लिया कि मोमेंट होता क्या है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया कि मोमेंट हमारे पास क्या है, m = F × d। ये हमारे पास आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मोमेंट है। अब इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। अब डायरेक्शन को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो मोमेंट एक्सिस के थ्रू होती है। अब मोमेंट एक्सिस क्या होता है? मोमेंट एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज लाइंग। अब इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि मोमेंट एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस पे हमारी फोर्स और हमारा मोमेंट आर्म एक्ट कर रहा होता है। तो आइए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि लेट सपोज़ कि ये हमारे पास एक सर्कल सा है जिस पे हमारी पास एक फोर्स एक्ट हो रही है। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक फोर्स एक्ट हो रही है विच इज़ F। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कोई भी पॉइंट O है जिससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मोमेंट आर्म यहाँ तक जा रहा है। ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो ये हमारे पास पॉइंट O है और ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ये डिस्टेंस आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सो इट विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, मोमेंट आर्म। तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म हो गया। अब हमने इसकी डायरेक्शन को किस तरह से समझना है मोमेंट की, वो उसको समझने के लिए एक रूल होता है जिसको आप जानते हैं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड को जब आप यूज़ करेंगे तो जो आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन की डायरेक्शन को, कि रोटेट किस डायरेक्शन में हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है या क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये आप यहाँ पर ये जो आपका कर्ल ऑफ द फिंगर्स है ये बताएगा। और सेकंड थिंग जो है, मोमेंट एक्सिस जो है वो आपको बताएगा, वो आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, उसकी डायरेक्शन आपकी मोमेंट एक्सिस की डायरेक्शन बताएगी और वो मोमेंट एक्सिस आपकी मोमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना राइट हैंड यूज़ करता हूँ और ये यहाँ पर यूँ रख देता हूँ। अब ये देखिए कि ये राइट हैंड यहाँ पर हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है मेरा नेचुरली काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ये जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ये कि हमें ये पता चल गया राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर जो हमारा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मोमेंट एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द फोर्स है। अब ये जो यहाँ पे मेरा थंब है, ये आप ये देख सकते हैं, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट एक्सिस और मोमेंट वेक्टर। तो जो मोमेंट वेक्टर है वो डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज होगा। इसी तरीके से अगर हम ऑपोजिट कर लें तो हमारे पास इस तरीके से फोर्स बन जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो मेरे पास ये जो मेरा थंब है ये डायरेक्ट करेगा इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द पेज और इनसाइड द बोर्ड। तो इस सूरत में हमारे पास जो मोमेंट एक्सिस और मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो इनसाइड द बोर्ड हो जाएगी। बट इन दिस केस द रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड द मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये एक कॉन्सेप्ट है गाइस राइट हैंड रूल का। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है एंड जो हमारा मोमेंट है मोमेंट इज़ आउट ऑफ द बोर्ड। आउट ऑफ द बोर्ड मीन्स कि आप इसको 3D प्लान में समझें कि ये हमारे पास तो बोर्ड में 2D में ड्रा हुआ है, बट इन 3D अगर हम देखें तो ये हमारे पास थंब की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड बता रही है। आउट ऑफ द बोर्ड मोमेंट इज आउट ऑफ द बोर्ड। सो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई एंड मोमेंट वेक्टर जो है हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ की आउट ऑफ द बोर्ड इसकी डायरेक्शन है। तो इस सारे जो हमारे पास रूल है इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल। इट इज़ कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। और ये आप सब जो है मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। राइट हैंड रूल ये हम टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते थे और मैकेनिक्स में भी जो मोमेंट हम जिसको कहते हैं वो टॉर्क ही होता है। बेसिकली टॉर्क इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टॉर्जन।
टॉर्जनल इफेक्ट ऑफ बॉडीज, राइट हैंड रूल। तो ये गाइस एक सिंपल सा रूल है जो हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो मीन्स कि अब हम इसकी डायरेक्शन को भी, इसके मैग्नीट्यूड को भी जानते हैं मोमेंट के, और इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें मोमेंट तो पता चल गया। अब नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं कि जनरल कन्वेंशन क्या होती है। हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया कि राइट हैंड रूल से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव, या फिर क्लॉकवाइज को। तो जनरल कन्वेंशन देख लेते हैं कि इफ़ वी हैव काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक ही बात है, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। सो वी विल बी हैव पॉजिटिव मूवमेंट, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस के अंदर तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, और सिमिलरली जब क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम नेगेटिव मोमेंट कंसिडर करेंगे। क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव मोमेंट। तो ये जनरल कन्वेंशन हैं। आगे आप लोग बीम्स, ट्रसेस या फ्रेम्स के केस में भी जब भी मोमेंट अप्लाई होता है तो मोस्टली हम यही कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम उस मोमेंट को पॉजिटिवली भी यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ करते हैं, अदरवाइज विद द साइन ऑफ द नेगेटिव साइन हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गई काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी अवर क्लॉकवाइज। तो ये जो है एक जनरल कन्वेंशन है। अब इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि हमने इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पढ़ी थी, जो कि हम टू ज़ीरो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि किसी भी बॉडी पर अगर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उनका नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का ज़ीरो होगा, वर्टिकल फोर्सेस का ज़ीरो होगा, तो मोमेंट का भी ज़ीरो होगा। यानी कि अगर एक बॉडी पर डिफरेंट मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, एक बॉडी है, लेट सपोज उस पर M1, M2, M3 एंड अप टू Mn डिफरेंट फोर्स मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हैं, तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो होगा, तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये हमारे पास थर्ड मोमेंट ऑफ इक्वेशन है। सो इट इज़ अवर थर्ड मोमेंट ऑफ इक्वेशन। हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इट इज़ अवर थर्ड मोमेंट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड इक्वेशन, सिग्मा एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा हमारे पास किसी भी फोर्स, किसी भी बॉडी पर, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर तीन मोमेंट लग रहे हैं, एक M1 है, एक M2 है, कुछ इस तरीके से M3 जा रहा है, ये मैं एक रफ मिसाल ले रहा हूँ, M3 है, इसी तरीके से एक M4 है। तो ये जो हमारे पास टोटल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो होगा। तो अब जब भी हम बीम्स के केस में या फ्रेम्स के केस में सॉल्व करते हैं तो थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आती है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, जिससे हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास ये इक्वेशन है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑन अ बॉडी विल बी ज़ीरो इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम इसकी अब यूनिट भी देख लेते हैं। FPS सिस्टम में M इज़ इक्वल टू F इंटू D, तो हमारे पास क्या यूनिट हो जाती है, पाउंड फुट। पाउंड फुट हमारे पास हो जाएगी इसकी यूनिट इन द FPS सिस्टम। ठीक हो गया, इन द FPS सिस्टम। अब आप जानते हैं FPS सिस्टम होता है, और दूसरा हमारे पास MKS सिस्टम है, उसमें आप देख लें हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर जो है ना, ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी मोमेंट की इन द MKS सिस्टम। तो ये यहाँ पे दो बातें आपको समझना ज़रूरी हैं। यानी कि अगर फोर्स हम अपने सिंपली वर्ड्स में अगर कहें न्यूटन में दी हुई है, मीटर में डिस्टेंस है, तो फिर न्यूटन मीटर है, वरना पाउंड फुट है। तो ये समझ लिया हमने। अब इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल समझनी है कि मोमेंट को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि लेट सपोज़ कि हमें मोमेंट को समझना है तो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ये कोई भी हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 50 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, 50 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा, अब फोर्स का ये है हमारे पास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स।
सो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है। लेट सपोज ये हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो अब अगर हमने ये मोमेंट फाइंड आउट करना है कि ये फोर्स 50 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर के फिक्स्ड एंड पे कितना मोमेंट जनरेट कर रही है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू एफ इंटू डी, m इज इक्वल टू एफ डी। सो सिंपली फोर्स विल बी 50 न्यूटन, 50, d विल बी 2 मीटर। तो सिंपली कितना हो गया हमारे पास 100 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट केस है इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम के हम मोमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।